जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर यूजीसी नेट के तहत जो कहानी विधा आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसमें आज हम कहानी करने वाले हैं। ये आपके पाठ्यक्रम की चौथी कहानी है। इसके पूर्व भी हमने कहानियाँ जो है जो सिलेबस में आपकी चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली एक टोकरी भर मिट्टी, उन पर जो है जिक्र किया हुआ है। और आज जो हम बात करने वाले हैं राही कहानी। राही कहानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात करें तो इनका जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्मभूमि है वो इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव है। 1913 में जब ये 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष की जब लेखिका थी, क्योंकि जन्म 1904 में हुआ, 1913 में जब वे 9 वर्ष की थी मात्र, तभी उनकी पहली कविता जो है प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका, तो जो है मर्यादा पत्रिका जो कि प्रयाग से निकलता था, जब 9 वर्ष की अवस्था में तभी उनका एक प्रकाशित हुआ। ये कविता का नाम क्या था? सुभद्रा। जो कविता निकली थी सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपा था उस समय। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने ये कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। जो सुभद्रा कुंवरी लिखा गया था वो नीम के पेड़ को विषय वस्तु बनाकर लिखा गया था। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, चंचल स्वभाव था और निसंदेह अगर कोई लेखिका इतने कम समय में लेखन विधा में अपनी हाथ को चलाती है तो कुशाग्र बुद्धि तो है ही। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों लोगों का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी और शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनके साथ इनका विवाह हो गया था। बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति, बहादुर, देश की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली और साथ ही साथ गृहस्थी और नन्हे मुन्ने बच्चों का पालन पोषण करना भी समाज में, राजनीति में, एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि जो लेखक के बारे में हम एक शब्द यूज करते हैं कि मल्टी टैलेंटेड, वो बहुत सारी विधाओं में अगर उनका देखें तो हिंदी साहित्य में योगदान देने के अलावा उनके व्यक्तित्व में राजनीति भी है, समाज भी है, अपना परिवार भी है ना। तो बहुत सारे दायित्वों को एक साथ निर्वहन करती। 1920 से 21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह यानी ये और इनके पति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिससे सुभद्रा जी पहली महिला सत्याग्रही थी। रोज रोज सभाएं हुआ करती थी जिसमें सुभद्रा भी बोलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर लिखा था कि ये क्या है? लोकल सरोजनी नायडू है। लक्ष्मण सिंह जैसा जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय भूमिका में रही। कई बार वे जेल भी गईं। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात भी लगा था। ये तो वैसे ही भी था, इतना ज़्यादा विचलित कर देने वाला हत्याकांड हुआ था जालियांवाला। कितने आपने निर्दोष लोगों को जो है उसमें बलि दे दिया, अंग्रेज़ों के द्वारा जो बलि दिया गया था, तो उससे बहुत ज़्यादा आघात लगा। उन्होंने 3 अग्नेय कविताएं लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री हैं सुधा चौहान। सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित भी किया गया। इनके द्वारा देखिए कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, जैसे 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना इन्होंने की। कहानी संग्रह में इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी संग्रह एक है बिखरे मोती करके है। ये 1932 में है कहानी संग्रह। इनका बहुचर्चित कहानी संग्रह में एक है बिखरे मोती 1932। उन्मादनी उसके 2 साल बाद आया था 1934 में, और सीधे साधे चित्र करके 1947 में। ये तो कहानी संग्रह था बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। कविता संग्रह इनका मुकुल इनका कविता संग्रह जो था ये 1930 में आया, और त्रिधारा करके था। त्रिधारा ये 1930 में त्रिधारा। जीवनी ये मिला तेज से तेज करके जीवनी था। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक अच्छी सच्ची देश सेविका के भाव उनके अंदर थे, उन्होंने उसको व्यक्त भी किए। उनकी शैली में वही आकृतमता और अस्पष्टता जो उनके जीवन में है, ये मुक्तिबोध उनके बारे में कहते हैं।
इनके संग्रह सीधे साधे चित्र जो है 1947 में जो इनका संग्रह था सीधे साधे चित्र अंतिम कहानी संग्रह है। इसी में रूपा, कैलासी नानी, ब्याह, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेशन मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला और राही। तो जो हम राही कहानी पढ़ते हैं वो इनका राही कहानी जो है ये सीधे साधे चित्र जो कविता संग्रह है यानी जो सीधे साधे कहानी संग्रह है इसी में ये संकलित है। तो कभी क्वेश्चन आए कि राही कहानी जो सुभद्रा कुमारी चौहान का है वो किस में संकलित है, तो इनके द्वारा जो अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 में है उसी में राही कहानी संकलित है। प्रतिपाद्य क्या रहा है इसका? राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी। इसमें जेल का परिवेश है। फ्रेंड्स, आपको रिकमेंड करेंगे कि इस चैनल पे हमने जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है और भी है, वो उसमें हमने कंप्लीट कहानी को पढ़कर सुनाया है ना। तो उसको जो है हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। अगर कंप्लीट कहानी सुनना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, UGC नेट करके हिंदी कहानी करके वो सेवन करके है ना, और उसमें जो है कहानी को अच्छा शेयर कर देंगे उसको। उससे ये होगा कि अगर आप पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं तो वहाँ से सुन सकते हैं। यहाँ पे तो हमने पात्र परिचय, विषय वस्तु, प्रकाशन वर्ष इन पे चर्चा की है, जो थोड़े इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बजाय जो है एक तरीके से वो कहते हैं ना कि वन लाइनर फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन किया, जो लास्ट के एग्ज़ाम में आपके लिए मेमोराइज करने के काम आए बहुत ही, तो उनको ध्यान में रख के किया है। बट वो पूरी ही कहानी को हमने बहुत ही अच्छे से स्वर में सुनाया हुआ है, तो उससे आप कंप्लीट कहानी सुनिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे जो इस कहानी में पात्र हैं, तो इसमें कहानी में देखिए मुख्य पात्र कौन है। मुख्य पात्र में अगर देखें तो ये जो है राही मुख्य पात्र है। ये राही जो है मंगरूरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि ये मंगरूरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है, यानी राही के पति को पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में ये जो राही है वो जेल जाती है। अनीता यहाँ पे जिससे इसकी मुलाकात होती है राही की, ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली और जेल में बंद एक स्त्री। तो उस समय जो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे स्वतंत्रता आंदोलन में उनको फिर जेल भेज दिया जाता था। तो आपको देखिए यहाँ पे कहानी एक नए ही कलेवर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे गौरपात में पति यानी राही का पति जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा राही का बेटा जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष ये है कि ये जो कहानी है वो संवादात्मक शैली और कथात्मक कहानी के रूप में वर्णित हुआ है। मंगरूरी जाति की क्या कठिनाइयाँ हैं समाज में उनको वर्णित किया गया है लेखक के द्वारा। स्त्री वेदना की झलक दिखाई गई कि स्त्री यानी राही जैसी स्त्रियां जिनके पति भी नहीं है, एक बच्चा भूखा बच्चा तड़प रहा है, उसके लिए वो भोजन चुराती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, तो उसके बारे में कि एक स्त्री की वेदना कितना संघर्षपूर्ण उसका जीवन हो जाता है बिना पति के, या वो स्वावलंबी नहीं है तो फिर कितना ज़्यादा हो जाता है। राष्ट्रभक्ति का चरित्र चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग कि कैसे जो है सत्ता लोलुप जब सत्ता हासिल कर लेते हैं या बहुत चीज़ें उनकी दिखावटी होती है पर वो सामान्य लोगों से ज़्यादा जो है नहीं पीड़ित होते हैं। वो अनीता को समझ में आता है जेल में रह के जब वो जो राही से वार्तालाप करती है। देश की दरिद्रता और रोजगार की समस्या का चित्रण, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण कि कैसे गरीब जो है राही के पति को पीट पीट कर मार डालता है, तो उसका या जब गरीब बच्चा भूखा हो वो अगर चोरी भी करता है तो वो उतनी गलत चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी उसको सज़ा दी जाती है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा। इनके अलावा राही 5 से 6 सेर अनाज की गठरी चोरी करती है। राही को 1 साल की सज़ा मिलती है। तो ये ध्यान रखिए, राही को 1 साल की सज़ा मिलती है सिर्फ गठरी चोरी करने पर, वो भी अनाज की। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर भी व्यंग किया गया है। तो राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है, उनकी मजबूरी पर प्रकाश डाला कि वो भूख की तड़प के लिए जो चोरी करती है मजबूर हैं। और कहानी में उन सत्याग्रहियों में शामिल जो सत्ता के लोलुप व्यक्ति उन पर भी व्यंग है और गरीबों की कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना गया है। तो कहानी ने एक सीख भी दी है कि अगर हम गरीबों के कष्ट को निवारण करते हैं तो सच्ची देशभक्ति वही है। ज़रूरी नहीं है कि आप जेल जा रहे हो सकता है आप जेल जा रहे हो लेकिन सत्ता के लालच में जा रहे हो।
तो उस समय हमारा देश जब विभाजन के उसमें था और आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो कई रूप में लोग देखने को मिलते थे। कुछ तो सच्ची देशभक्ति निभा रहे थे, लेकिन कुछ तो सत्ता लोलुपता के चक्कर में देशभक्ति निभा रहे थे। सुभद्रा जी के लिए ये है कि मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो राही और अनीता, अब देखिए कहानी को हम संक्षेप में यहाँ पे बताते हैं क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि एक राष्ट्रीय चेतना की चेतनाकार कहानीकार रही हैं। अदरवाइज वो ऐसी कहानियाँ मन में तभी आती हैं जब आपके अंदर खुद मानवता व्याप्त हो, तभी तो आप ऐसे समाज के उन लोगों की बातों को उठा सकते हैं। अगर आपके मन में ही संवेदना नहीं हो तो फिर आपके मन में ऐसी कहानियाँ आएगी ही नहीं। तो इस कारण उन्होंने कई दफ़ा कारागारों में भी यानी जेलों में भी बिताया था, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं भागीदार रहती थी। तो ये उनके आंखों देखा हाल था, वो कई बार खुद जाती थी जेल। तो इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के कुछ अनुभवों को लिखा है कि भीख मांगने वाली मंगरूरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही जो है वो अनीता नाम की एक सत्याग्रही के साथ बात करती हुई अपनी विवशता, अपनी जो मजबूरियाँ हों उनको बयां करती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो उठती है, क्योंकि देखिए जब तक हम ना दर्पण के अगले हिस्से को नहीं देखे होते तो हमें नहीं पता होता कि इसके भी पीछे कुछ हो सकता है ना। जब तक हम जो चीज़ें देखे होते हैं तो हमें लगता है यही सबसे सुंदर है, और पता लगा उसके भी पीछे कोई चीज़ें हैं, लेकिन आपने वहाँ तक अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया तो आपको वो सुंदरतम वस्तु आपको ज्ञात ही नहीं है। तो सेम चीज़ अनीता के साथ होता। अनीता को पता ही नहीं है कि दुख दरिद्रता हमारे देश में इस लेवल पे है। क्यों? क्योंकि वो जिस स्थिति में है उसे लगता है हम जेल जाते हैं फिर भी हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था होती है। तो जब अनीता की मुलाकात जो है अनीता की मुलाकात जो है वो मंगरूरी जाति की जो राही है उससे होती है। अनीता उसकी बात सुनकर बहुत चिंतित होती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है, ऐसा वो समझती है। जेल में ही वह अपने सपने में मंगरूरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका अपना यानी जो उसका अपना सपना होता है वो साकार हो जाता है। तो राही कहानी की शुरुआत कैसे होती है? दो पात्र राही हैं, अनीता है, वो लोग बातचीत करते हैं कि तेरा नाम क्या है। वो कहती है राही है। तो उससे पूछते हैं तुम्हें किस अपराध में सजा हुई है? तो कहती है चोरी की थी सरकार। तो अनीता पूछती है क्या चोरी की थी? तो राही कहती है अनाज की गोटरी यानी अनाज की गठरी। तो उसने कहा कि कितना अनाज था? तो कहा वही 5 सेर अनाज रहा होगा, 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? तो बोली साल भर की। तो ये कहती है अनीता कि तूने चोरी क्यों की? तो वही कहती है राही की मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। अब यहाँ पे देखिए समस्या कि अगर मैं मजदूरी करती तब भी दिन भर में हमको 3 से 4 आने पैसे मिल जाते, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। यानी कि हम अगर बहुत ही कर्मठशील हैं और हम खूब तन मन से कहीं पे भी क्या नाम है सेवा भी दे दें तो भी हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मंगरूरी है, हम केवल मांगते और खाते हैं। और भीख नहीं मिले तो अनीता पूछती है अगर भीख नहीं मिले तो कहते हैं तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा तो वो अपनी व्यथा बताती कि हमारे साथ ये जो घटना घटित हुई उस दिन घर में खाने को था नहीं, बच्चे बहुत भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। तो जी कितना दर्दनाक कहानी है, पीड़ा एकदम आपको अंदर से हिला देने वाला है कि जब हम किसी दूसरे बच्चे को रोता देख रहे हैं तो हमें याद आए कि अपना भी बच्चा भूख से ऐसे ही बिलख रहा होगा। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने कहा फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता? राही कहती हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अनीता कहती हैं कि अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उसका बाप कहाँ है? राही कहती उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वो मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। अनीता कहती है तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वो क्यों जेल आया था? राही ने कहा उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वहीं वो मर गया। अनीता कहती है अच्छा जा अपना काम कर। अनीता
सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लेखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दे दिया। मतलब कि ये सुविधा होती है कि आप जेल में भी जा रहे हो, बी क्लास में रहे हो। जैसे आप रेल के डिब्बे में जब सवारी करते हो कि आप फर्स्ट एसी का ले रहे हो, सेकंड एसी, कौन सी क्लास में जो यात्रा कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो सोचिए, ये सत्याग्रही के तौर पे जेल में आई थी, लेकिन घर वालों ने जो है अनीता के लिए बी क्लास के बजाय ए क्लास अलॉट करा दिया, ताकि उसको जेल में भी कोई परेशानी नहीं हो। अब अनीता जैसे लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्योंकि आज तक तो उन्हें लगता था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन जब वो राही जैसे लोगों से सामना करती है तो वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और ये निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का क्या कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के ही संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो होना ही चाहिए। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक के दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुरपूर्ण जिराह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। तो तुलना करती है कि हम लोग ऐसी स्थिति में ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम तो देश के लिए बहुत कुछ त्याग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसे तभी तो ये एहसास होता है कि जब राही की वो दुख को देखती है। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ा करते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि हमारी चौथी जेल यात्रा है। अच्छा, उस समय जब आज़ादी का समय था, इस समय आप जेल जाएंगे तो पता लगा कि लोग पीछे पड़ जाएंगे कि बंदा जेल क्यों गया। लेकिन आज़ादी के समय तो जेल जाना समझ लीजिए ना कि एक वो संस्कृति, एक परंपरा का अंग था कि आप जितनी बार जेल जाओ आपका सम्मान उतना ही बढ़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं कि हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और न जाने क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में ही है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों को यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य रह गया है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचारार्थ कि उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य तो है, अवश्य है। संसार की मृगमारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कछुक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण कार्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना हो? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने एक सपना देखा कि जेल से छूटकर वह उन्हीं मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल लिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सब सरल भाषा में उन्हें समझाया जाता है।
वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने मकान बना लिए हैं। राही की अनाथ बच्चों की अनीता, मतलब कि जो राही के अनाथ बच्चे उनको अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ये संदेश देती हैं कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगा। यानी वो देशभक्ति सच्चा देशभक्ति नहीं है, वो तो एक सत्ता की भक्ति है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है। मानवीयता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पे देखिए, ये कर्तव्यनिष्ठ भाव जो है, ये भावना अनीता के मन में राही से मुलाकात के बाद भी आती है। और सच में यही हम कहते हैं कि हृदय परिवर्तन होना ज़रूरी है। कभी जब हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगे तो हम अपने से भी बड़े दुखियारी को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, हम ही सबसे बड़े दुखियारी नहीं, हमारे पास तो उनसे बहुत ज़्यादा कुछ है। प्रमुख उद्धरण में देखें कि ये आता है कि तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल ही जाते ना। ये जो है अनीता ने कहा था। तो ये फिर राही कहती कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरूरी है, हम केवल मांगते और खाते हैं। और भीख ना मिले तो अनीता कहती है, तो कहते हैं तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने का नहीं था और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ भी नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था तो उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आई। वहीं पर किसी की नाच की कोट जो है गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो ये जो बातचीत चल रहा है, ये राही और अनीता के मध्य जो है संवाद की एक कड़ी है। राही कहती है जो है कि हम गरीबों का कोई नहीं सुनता सरकार। तो ऐसे सीधे ही प्रमुख पंक्तियों में आपके नेट के पेपर में आ जाता है कि ये जो पंक्तियां हैं कौन सी कहानी से उद्धृत है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पे भी, और पूरी कहानी को भी सुनिए, क्योंकि कहानी उपन्यास इन विधाओं से है, सीधे बीच से उठा के आपको पूछ लिया जाता है। तो ये कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। इनके अलावा अनीता के सामने आज एक प्रश्न था, वो सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का क्या कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो होना ही चाहिए। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुरपुर जिस तरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच अपने को क्या समझती है, धन्य कि जेल जीवन के हम कष्ट उठा रहे हैं। दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, यानी बी क्लास मिलता है, और हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमारी ये 4थी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है। तो ये सब कौन कहता है? ये सब जो है राही के द्वारा कहा जाता है, अनीता के द्वारा। और अनीता ये भी कहती कि अनीता ये सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही तो देखिए लोग कैसे बदल जाते हैं। कह रहे हैं कि कल तक जो है, जैसे खद्दर पहना उस समय स्वदेशी का प्रतीक था, तो ये भी कह रहे हैं कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता की भक्ति, यानी सत्ता का ही लोलुपता, यानी सत्ता का ही लालच है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा नहीं दे पाए, थोड़ा भी इनका कष्ट ना सह सकें, तो हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है ना। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित है, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मृग मारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाले कछुक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान तक नहीं होता, सत्य असत्य की समझ तक नहीं होती। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर भी क्या कोई मानव धर्म है? ये तो बात सही है ना
कि आप जब संसार में आ जाते हैं, संसार की मृग मारीचिका में, तो आप बहुत ही चुनिंदा को अपना बना लेते हैं और पूरा जीवन अगर आप देखिए 60 से 70 वर्ष की आयु तक आप जो है उसी 4-5 परिवार में उलझे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य बोध को समझते हैं, वो संसार की मृग मारीचिका से अपने लक्ष्य को भूलते नहीं हैं, बल्कि इनसे ऊपर उठकर वो महान आत्माएं मानवता के धर्म का भी निर्वहन करते हैं, उन लोगों के साथ भी रहते हैं, उनका भी साथ देते हैं जिनका यहाँ पे कोई नहीं है। तो इस तरीके से हमें बहुत बड़ा इस कहानी से संदेश मिलता है कि वास्तविक देशभक्ति क्या है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद है कि राही कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कंप्लीट कहानी के लिए जो चैनल पे हमने कहानी का एक प्लेलिस्ट बनाया, करीबन उसमें 15 कहानियाँ देखिएगा प्लेलिस्ट में, है ना। तो उससे आप पूरी कहानी सुन सकते हैं और पेपर तो बहुत ही पास में है, ऐसे में आप पूरे जो है इसको रिवीजन सीरीज के तौर पे लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।